कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी की आखिरी सांसों से, जो बोल रहा होता है कि वो एक अर्थलिंग है, एक सिविलाइज्ड दुनिया से आया इंसान। तभी एक छोटी सी लड़की अंदर आती है, उसे ओल्ड मैन सीओ बुलाते हुए कहती है, इट्स रियली सैड, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला था कि ये चीज आपको दे आऊं। वो उसे थैंक्स बोलता है और लड़की मुस्कुरा के कहती है, कोई बात नहीं, बस फिर से वो साबुन बना देना। और फिर वो बर्फीले रास्ते पर चल देती है अपने घर की तरफ। ओल्ड मैन सीओ बताता है कि वो एक अर्थलिंग है और 50 साल हो गए हैं इस दुनिया में गिरे हुए। वो अपने कंपनी के वर्कशॉप जा रहे थे डायरेक्टर किम और बाकी सबके साथ। तभी अचानक एक लैंडस्लाइड आ गया और सब कुछ बदल गया। जब उसकी आंख खुली तो सामने एक अजीब सी दुनिया थी। एक 3 पूंछ वाली विशाल लोमड़ी, एक दो सिरों वाला लाल सांप और कुछ ऐसे आदमी जो लिटरली उड़ सकते थे। वो एक ऐसी दुनिया में गिर पड़ा था जो उन मूरम नॉवेल्स जैसी थी जिन्हें वो कभी कभी पढ़ा करता था। लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि उसके कोवर्कर्स को उससे बेहतर जिंदगी मिलने वाली थी। तभी आसमान से एक गॉड टियर लेवल का बंदा उतरा और उसके कोवर्कर्स की मिथिकल पावर्स देखकर वो लिटरली शॉक हो गया और अपने साथ ले गया डायरेक्टर किम। और वो नीचे ही रह गए। उन्हें भी लगा शायद उनके साथ भी कुछ स्पेशल होगा, लेकिन उनके पास कोई एबिलिटी नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आया कि इस दुनिया में सरवाइव कैसे किया जाए, और जो कर सकते थे वो था सिर्फ मैन्युअल लेबर। 6 महीने बाद डायरेक्टर किम ने कहा कि वो अब और ऐसे नहीं जी सकता। उसने अपने सारे पैसे लगाकर एक तीसरे दर्जे की मार्शल आर्ट्स बुक खरीदी जो सड़कों पर बिक रही थी, और बस 3 महीने में उसने उसे मास्टर कर लिया। वो एक जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट बन गया, नेशन के लिए काम किया और हाई लेवल मार्शल आर्ट्स सीखता गया। बाद में वो जॉन हू चला गया और पीछे रह गया सिर्फ ओल्ड मैन एसईओ, अकेला। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद उसके साथ भी कुछ स्पेशल होगा, पर 50 साल गुजर गए और कुछ नहीं बदला। अब वो बस एक बूढ़ा आदमी था जो एक कॉमन कोल्ड से मर रहा था। खांसते हुए, खून थूकते हुए वो कहता है, मैंने पूरी कोशिश की इस दुनिया में जीने की। मैंने लोकल लैंग्वेज सीखी, लिखना पढ़ना सीखा, खुद की एक छोटी सी जमीन खरीदी, एक घर बनाया, और जब मैंने लाई से साबुन बनाना शुरू किया तो पैसे भी आने लगे। इस मेडिवल चाइना जैसी दुनिया में सोप एक नई चीज थी, रेवोल्यूशनरी ऑलमोस्ट। थीव्स ने उसका रेसिपी चुरा लिया और उसके गुंडों ने उसे मार्केट से बाहर फेंक दिया। अब वो मरने का इंतजार कर रहा है, एक ऐसा इंसान जिसे ये दुनिया कभी अपनाना ही नहीं चाहती थी। वो खुद से पूछता है, इस दुनिया को मुझसे चाहिए ही क्या था? मैंने तो पूरी जान लगा दी, फिर भी मैं किसी काम का नहीं निकला। आखिरी में वो रिग्रेट भरी आंखों से रोते हुए कहता है, काश अगर मेरे पास थोड़ा सा पावर होता तो शायद मुझे भी कोई मौका मिल जाता। और फिर यही वो पल था जब वो मरता है, और तभी उसे अपनी असली पावर का पता चलता है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, वो खांसता है और ऊपर आसमान को देखता है, फिर अपने हाथों को। उसे याद आता है, ये तो वही कपड़े हैं जो उसने अर्थ पर पहने थे। वो अपने कोवर्कर्स को फिर से देखता है और सोचता है, वो सब कहां हैं? और फिर उसे रियलाइज होता है, मैं इस दुनिया में बिना पावर के नहीं आया था, मुझे मिली है रिग्रेशन की पावर। किम बोलता है, हम तो बस अपने कंपनी ट्रिप पर जा रहे थे। वो इधर उधर देखता है, थोड़ा परेशान। एसईओ कहता है, ये वही दिन है जब हम इस अजीब दुनिया में गिरे थे। हम कार में थे और फिर अचानक एक लैंडस्लाइड, ब्राइट लाइट दिखी और सब कुछ ब्लर हो गया। 50 साल पुरानी मेमोरीज अब धीरे धीरे वापस आ रही थीं। उसे कोई बुलाता है, पर वो इग्नोर कर देता है और सोचता है, अगर मुझे रिग्रेशन मिला है तो अब करना क्या है? बाकी रिग्रेशन स्टोरीज में लोग फ्यूचर नॉलेज से सब हैक कर लेते हैं, पर मुझे तो सिर्फ साबुन बनाना आता है। और तब रिवील होता है उसका पूरा नाम, एसईओ यूनियन। तभी एक बंदा उस पर चिल्लाता है और वो बोलता है, मैं बस थोड़ी देर के लिए शॉक में चला गया था। और तभी सबको सरप्राइज करते हुए सेक्शन चीफ उसे थप्पड़ मार देता है। तू कितना बड़ा इडियट है, वो चिल्लाता है। ड्राइविंग करते हुए माउंटेन साइड पे सो गया था तू, मरवा देता सबको। यूनियन थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, मुझे तो ये याद भी नहीं था
इतने सालों बाद जब वो मुझे मैनेजर बोल रहा था, तो मैं समझा ही नहीं कि मुझसे बात कर रहा है। सेक्शन चीफ जुआन मयोंग हुन गुस्से में पूछता है, क्या तू चाहता है कि वापसी पर तेरी जॉब ही चली जाए? यूनियन सार्कास्टिकली बोलता है, मैं का अबिखाजन का बेटा हूं और जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर मेरा अंकल है। इसीलिए तो मैं सिर्फ 32 की एज में सेक्शन चीफ बन गया, वो भी प्योर नेपोटिज्म से। बाकी लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, वो लैंडस्लाइड कोई नहीं रोक सकता था, इसमें तेरा क्या कसूर? लेकिन मोंग हुन चिल्लाता है, ये सब इसी की वजह से हुआ, ये सो रहा था गाड़ी चलाते वक्त। यूनियन भी अब पलटकर जवाब देता है, हाँ मैं सच में सो गया था, पर उसकी वजह भी तू ही है। तूने सारा काम मेरे सर पे डाल दिया था, पूरी रात जागना पड़ा थी, यहां तक कि मेरी नोज से ब्लड आने लगा था। असली में तो ड्राइवर तू होना चाहिए था। मोंगहुन फिर से भड़कता है, तूने सबको इस हालत में पहुंचा दिया, बेवकूफ कहीं का। और अब यून्यून की 50 साल पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। तब वो इतना शॉक्ड था कि उसने सोचा गलती उसी की है और मोंगहुन से माफी मांग ली थी। उसके बाद की पूरी जिंदगी बस इसी तरह बीतती रही, हर किसी से माफी मांगते हुए। चाहे बैंडिट्स ने उसे लूट लिया हो, मार्शल आर्टिस्ट्स ने उसे इंसल्ट किया हो, या रीजनल ऑफिशियल्स ने टैक्सेस के नाम पर उसका सब कुछ ले लिया हो, लेकिन अब उसे एक बात समझ आ गई है। हाँ, कुछ लोगों के सामने गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, पर हर किसी के सामने नहीं। वो उठता है और मोंगहुन की तरफ देखता है। मैं जानता हूं कि तू गुस्से में है, पर यह टाइम ब्लेम करने का नहीं है। मोंगहुन उसका मुंह तोड़ने को पंच मारता है और जोरदार हिट करता है, लेकिन अब यूनियन पीछे नहीं हटता। वो बोलता है, अब मैं किसी ऐसे इंसान के सामने घुटने नहीं टेकूंगा जिसे मैं संभाल सकता हूं। फिर एक सॉलिड पंच मारता है और मोंग हुन उड़ जाता है। सब शॉक में हैं। यूनियन कामली बोलता है, पिछली जिंदगी में मुझे मार्शल आर्टिस्ट्स ने बहुत बार पीटा है। हर्ब्स लेने गया, बैंडिट्स ने मारा, बैड हार्वेस्ट आया, फिर से बैंडिट्स ने पीटा, टैक्स ना दे पाने पर ऑफिशियल्स ने भी नहीं छोड़ा। अब वो मोंग हुन को जमीन पर गिराकर पीटता है। इस दुनिया में जहां सिर्फ वायलेंस का रूल चलता है, वहां मैंने कुछ सीखा है जो तुम सबके पास नहीं है। प्योर रॉ वायलेंस। अगर किसी की आईज पे पंच मारो तो उसका डर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी हालत में बस दो वर्ड्स निकलते हैं, आई एम सॉरी। मोंग हुन बार बार बोलता है, सॉरी, सॉरी, सॉरी। यूनियन अब काल्मली कहता है, मेरे पास ना मिथिकल टैलेंट्स हैं, ना कोई ऐसी मार्शल आर्ट्स जो मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दे, लेकिन मेरे पास ये पावर है कि मैं अपनी किस्मत खुद बदल सकूं। मोंगहुन अब अपना सिर पकड़कर बैठा है और तभी मैनेजर किम पास आता है। तूने अपने ही कोलीग को ऐसी हालत में पहुंचा दिया। यूनियन थोड़ा रिग्रेट करते हुए कहता है, हाँ मुझे गुस्सा ज्यादा आ गया था। अगर सबको शॉक लगा हो तो आई एम सॉरी। वैसे भी मैं अब इन लोगों से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, जब तक कि मैं मर ना जाऊं। वो झुककर फिर से माफी मांगता है, गाड़ी में चला रहा था इसीलिए सॉरी। किम बोलता है, मोंगहुन ने टू मच हार्शनेस दिखाई और तू कुछ कर भी नहीं सकता था, पर तूने जो किया वो भी ओवर रिएक्शन था। अब उसे डायरेक्ट माफी मांग ले। यूनियन किम की तरफ देखकर बोलता है, तू सही कह रहा है। और वैसे भी मैं तुझसे आगे भी मिलूंगा। जब मैं मार्शल आर्ट सीख जाऊंगा और स्ट्रांगेस्ट बन जाऊंगा, तो तू मेरा साथ देगा तो तुझे भी फायदा मिलेगा। वो हाथ बढ़ाकर मोंगहुन की तरफ बढ़ाता है। मेरी रिएक्शन जरूरत से ज्यादा थी, सॉरी। मोंगहुन गुस्से में उसे गाली देने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही यून्यून का चेहरा देखता है, उसकी आंखों में डर आ जाता है और वो अपना मुंह फेर लेता है। थोड़ी देर बाद किम कहता है कि उन्हें जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और किसी विलेज को ढूंढना चाहिए। यून्यून सिर हिलाते हुए बोलता है, हाँ लॉजिकली तो यही सही है, लेकिन इस दुनिया में कॉमन सेंस की कोई जगह नहीं है। यहां इमॉर्टल लोग पागल हो चुके हैं अपनी इमॉर्टैलिटी बचाने के लिए, और इस दुनिया का एक ही रूल है, द स्ट्रॉन्ग डिवावर्स द वीक। लोग यहां तलवारों से लड़ते हैं, वेल्थ और ऑनर के लिए, और ये जो जंगल है, इसे असेंशन पार्ट कहते हैं। ना कोई विलेज पास में है, ना कोई सिटी, और ना ही कोई नेशन।
यूनियन डायरेक्टर को देखकर कहता है, सूरज ढलने वाला है, हमें किसी सेफ जगह पर शेल्टर बना लेना चाहिए। किम सोच में पड़ जाता है, तू सही कह रहा है। फिर सब सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना कार को बेस बना लें, वर्कशॉप के लिए काफी सामान तो उसमें था। यूनियन बस हल्के से मुस्कुराता है, शायद ही हमें वो कार मिले। तुम लोग नहीं मानोगे तो जाने दो, ढूंढ ही लो। मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता समझाने में। वो कहता है, स्प्लिट हो जाते हैं, एक ग्रुप शेल्टर ढूंढे, दूसरा कार, और सूर्यास्त होने से पहले वापस यहीं मिलते हैं। रात को एक छोटी सी चट्टान के नीचे हल्का सा ओवरहैंग है, नीचे आग जल रही है। एक औरत बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब लैंडस्लाइड हुआ था हम कार में थे, तो हम यहां कैसे पहुंच गए, और कार तो गायब ही है। किम भी कंफ्यूज्ड है, हाँ ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। सभी कुछ खा रहे हैं। एक औरत बोलती है, स्टफ जैसे टेस्ट कर रहा है। यूनियन मुस्कुराकर कहता है, जितना चाहो खा लो, मेरे पास बहुत है। किम हंसते हुए बोलता है, स्थिति काफी गंभीर है, लेकिन धन्यवाद आपके, हम थोड़ा एंजॉय कर पा रहे हैं। तू पहले भी इतना डिपेंडेबल था, कंपनी में भी। वो आगे जोड़ता है, अगर सही याद हो तो कल तू लेट तक काम कर रहा था, इसीलिए ड्राइविंग करते वक्त टायर्ड था, और हम सब जानते हैं कि ये मिंगो की गलती थी। एक औरत कहती है, हाँ, मैनेजर बहुत ही मेहनती है। बाकी भी अग्री करते हैं। धन्यवाद इस गुफा जो तूने ढूंढी, ऐसा लग रहा है जैसे हम कैंपिंग पे आए हैं। यूनियन हंसकर बोलता है, बस किस्मत अच्छी थी। किम मुस्कुराते हुए कहता है, बड़ी, बस कॉम्प्लीमेंट ले लें। यूनियन सोचता है, शायद ये आखिरी बार है जब मैं इन लोगों के साथ ऐसे हंस पा रहा हूं। रात ढलने लगती है। कुछ टाइम बाद यूनियन डर से कांपता हुआ बोला, मैं अपनी शुभकामनाएं भगवान जंगल के लिए देता हूं। और सामने एंट्री होती है एक जायंट फॉक्स की, इतना ह्यूज कि सबकी सांसें थम जाती हैं। फॉक्स थोड़ा आगे झुकता है, यूनियन को सूंघता है। ह्यूमन सेंस इंटरेस्टिंग है। हजारों साल से ऐसे जंगल में हूं, लेकिन तुम्हारे जैसी स्मेल कभी नहीं आई। पीछे से एक लड़की नींद में उठती है, बाहर क्या हो रहा है? और जैसे ही सब उस मॉन्स्टर को देखते हैं, पूरा पैनिक में आ जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है। यूनियन जोर से बोलता है, शट अप, लॉर्ड ऑफ देन फॉरेस्ट के सामने थोड़ा मैनर्स दिखाओ। सब लोग फौरन घुटनों पे बैठ जाओ। फॉक्स की आईज लाल हो चुकी हैं गुस्से से। जब भी इंसान सामने आते हैं, मुझे उनकी स्टूपिडिटी और घटिया एटीट्यूड ये याद आ जाता है। मैं यूजुअली उनके सारे लिम्स फाड़ देता हूं, लेकिन आज किसी ने मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट दिखाया है, तो इस बार, सिर्फ इस बार, मैं माफ कर रहा हूं। बट रिमेंबर, इस जंगल में घुसने की एक कीमत है। फ्री एंट्री तो जू में भी नहीं होती। अगर तुम में से कोई एक अपनी आर्म दे दे, तो बाकी सब सेफ जा सकते हैं। यूनियन की आंखों के सामने उसकी पिछली लाइफ फ्लैश हो जाती है, जहां लोग डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए थे। फॉक्स को नाराज कर दिया था, और सबके हाथ पैर लिटरली उड़ गए थे। बट दिस टाइम फॉक्स उसकी रेस्पेक्ट नोटिस कर चुका था। फॉक्स थोड़ा काल्म होकर बोलता है, चिल, कल्टीवेटर्स 2 दिन में पहुंच जाएंगे। वो आम ग्रो कर देंगे, और मैंने पहले से ही एक हर्ब तैयार रखी है, जिससे पेन ज्यादा फील नहीं होगा। यूनियन एक गहरी सांस लेता है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मैं अपना आर्म ऑफर करता हूं। चारों तरफ एकदम साइलेंस छा जाता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फॉक्स हल्की सी स्माइल देता है, तुम्हें सच में मैनर्स की वैल्यू पता है, और वो मुझे पसंद आया। I'll try to make it as painless as possible, फॉक्स ने कहा। लेकिन अगले ही पल यूनियन चीखने लगता है। ब्लड चारों तरफ उड़ रहा है। फॉक्स उसका आर्म चबा रहा है। बाकी लोग तो देख भी नहीं पा रहे थे। दृश्य इतना डरावना था कि कोई भी आंखें नए नहीं मिला सका। यूनियन दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरता है। वो पास पड़ा हर्ब उठाता है, उसे चबाता है और कहता है, डैम, ये सच में बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। फॉक्स थोड़ा रुककर कहता है, टेस्ट कुछ अलग एक्सपेक्ट किया था। स्मेल तो यूनिक थी, लेकिन टेस्ट वही निकला जैसे बाकी ह्यूमंस का। एक्चुअली तुम तो और भी ज्यादा खराब टेस्ट कर रहे हो।
तुम्हारे खून में भरी हुई इम्प्यूरिटीज की वजह से। यूनियन हल्का सा हंसता है। शिट, ये पुराना जंगल मॉर्फिन असर करने लगा है। सॉरी, मेरा ऑफरिंग इतना खास नहीं था। फॉक्स जवाब देता है, तुम लोग अब यहां 7 दिन तक रह सकते हो। इस जगह की डिविनिटी तुम्हें मरने नहीं देगी। और फिर वो अचानक भागता है। जमीन टूट जाती है उसके उसके नीचे, और वो सीधा आसमान में उड़ जाता है। बाकी सब लोग तुरंत यूनियन के पास भागते हैं। वो धीरे से कहता है, चलो अंदर चलते हैं, मैं सब एक्सप्लेन करता हूं। वो बताता है कि सुबह जब वो अकेला केव से बाहर निकला था, तभी उसकी मुलाकात फॉक्स से हुई थी। सब लोग सुनकर शॉक्ड थे। किम कहता है, आई नेवर इमेजिन्ड हम मोर में होंगे। यूनियन कहता है, कम से कम एक हफ्ता तो सेफ है, मैंने अपना आर्म दे दिया है। किम पूछता है, और उसके बाद क्या? यूनियन धीरे से बोलता है, फिर हमें कुछ और देना होगा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, सिर नीचे झुक रहा था। थोड़ी नींद लेनी पड़ेगी, बहुत थक गया हूं। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। उन्हें ऊपर से कोई देख रहा था, शायद चांद या कोई बड़ी सी आंख। नीचे कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे थे। यूनियन ने अपना आर्म सैक्रिफाइस किया है और तुम ऐसा बोल रहे हो। बाकी भी कहते हैं, हम इस बात से अग्री नहीं करते। मोंगहुन बोलता है, तो बताओ, कौन देगा अपना आर्म एंड लेग अगले हफ्ते? वो कहता है, यूनियन अभी भी हमारे लिए जरूरी है, वही हमें फूड और शेल्टर देता रहा है। मोंगहुन सीधा जवाब देता है, तो यही टाइम है उससे सब सीखने का, क्योंकि अब वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। नेक्स्ट सैक्रिफाइस भी उसी को बनना होगा। यूनियन, जो दूर छिपा सुन रहा था, कहता है, अब जब मैं कमजोर हो गया हूं, मियोंगहुन बाकी लोगों को मना रहा है कि हर हफ्ते मेरा एक लिम्फॉक्स को दे दिया जाए। वो एक पत्थर उठाता है। ये सब सुनकर सच में गुस्सा आता है। 50 साल मार खा खा कर मैंने इतना सीखा है कि मियोंगहुन जैसे किसी भी इंसान को सिर्फ एक हाथ से खत्म कर सकता हूं। वो उसे देखता है, सोचता है, मार दूं? फिर खुद को रोक लेता है। नहीं, शायद डर की वजह से सबकी सोच बंद हो गई है। अगर अभी कुछ किया तो किम से रिश्ते खराब हो जाएंगे। वो गुस्से में कहता है, शट द हेल अप, वरना फिर जमीन पर गिरा दूंगा। यून हंसता है, तुम लोग सच में ग्रेट लोग हो, बस हालत ही थोड़ी मेस्ड अप है। रात बीत जाती है। अगली सुबह फॉक्स की तरह नहीं, जो आम खा गया था, इस बार एक 2 हेडेड स्नेक आता है। वो बस थोड़ा सा ब्लड मांगता है। ये वही स्नेक है जिसने पिछली लाइफ में ओ का खून पिया था, जब उसने अपने लिम्स खो दिए थे। ओ काल्मली अपनी आस्तीन ऊपर करता है। इट्स जस्ट अ लिटिल ब्लड। स्नेक चखता है और बोलता है, ब्रो, ये टेस्ट तो लिटरल ट्रैश है। तू साफ क्यों नहीं रहता? वर्स्ट ब्लड एवर, निकोटीन, कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिक लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली ये टेस्ट करेगा लाइक एस। फिर वो मोंगहोन को बुलाता है, चल हर्ब्स कलेक्ट करने चलते हैं। मोंगहोन कहता है, तूने मुझे फुल नेम से बुलाया? यून मुस्कुराता है, भूख लगी है ना? मोंगहोन कहता है, हाँ। यूनियन जवाब देता है, चल मैं तुझे एडिबल हर्ब्स और फ्रूट्स के बारे में बताता हूं। प्लान यह है कि अगले हफ्ते भी मैं यहां ही आम दूंगा फॉक्स को। तो अगर मैं मरा तो किसी को तो सरवाइव करना आना चाहिए इस जंगल में। मोंग हुन थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन साथ ही थैंकफुल भी। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी, वो कहता है।